जय हिंद बच्चों, आप लोगों को इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं, क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है कार्बनिक रसायन का जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का जो आप लोगों को असाइनमेंट एक दिया गया है, उस असाइनमेंट को जो कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये असाइनमेंट जो आप लोग को दिए हैं, इस असाइनमेंट में जैव अणु किसको कहते हैं ये बताया गया है कि किसी भी जीव के, चाहे हम लोगों में जीव में जो कार्बनिक अणु उपस्थित होते हैं उसको कहा जाता है जैव अणु। और जैव अणु के अंतर्गत शामिल होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम, विटामिन, ये सब क्या है? जैव अणु है। जिसमें कि हम लोग एक भाग पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में ही कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट के सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आज के सेशन में जो हम लोग देखेंगे वो है प्रोटीन के बारे में। जो सेशन है वो उसमें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों एक प्रकार का बहुलक है, यानी बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि कौन से बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। इसका एकलक इकाई यानी मोनोमर इकाई क्या है? तो प्रोटीन का मोनोमर इकाई होता है अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे A.A से। तो जब कई अमीनो अम्ल इस प्रकार से आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल इस प्रकार से जुड़ते हैं, इसको हम A.A से दर्शा दे रहे हैं। जब कई एमिनो एसिड इस प्रकार से जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। और जो आपस में जुड़े हुए हैं ये कौन सा बंध है? तो पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध। आपको ध्यान होगा कि कार्बोहाइड्रेट में जब मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ रहे थे तो वहां पर था ग्लाइकोसिडिक बंध, लेकिन यहां पर है पेप्टाइड बंध। तो सबसे प्रोटीन तो अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है कि जो अमीनो अम्ल इसका मोनोमर इकाई है इसके बारे में जानना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड। पहले इसके नाम पर गौर करेंगे, इसके पूरे जो संरचना इत्यादि है सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। जैसे बाबू यहां पर एमिनो का मतलब हो गया एमीन समूह, एमीन समूह। एसिड का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें दो समूह बने होते हैं। आपको पता है कि COH जो है एक एसिड समूह है, एमीन समूह जो हो गया क्षारीय समूह हो गया। दोनों जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो होता है अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल की जो वास्तविक जो संरचना है इसमें एक कार्बन होता है। आई आप सबको पता है कि कार्बन 4 बंध बनाएगा, 1 2 3 4। तो एक समूह हो जाता है यहां पर एमीन समूह NH2। दूसरा इसमें समूह हो जाता है कार्बोक्सिलिक समूह COOH। जो तीसरा यहां पे जुड़ा हुआ है सिंपल सा हाइड्रोजन, और ये चौथा जुड़ा है R का मतलब एल्किल समूह। ये क्या है? एल्किल समूह। अब एल्किल को तो आप समझ गए हैं, एल्किल में जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी आएगा तो उसको हम R से दर्शाते हैं। तो सबसे सिंपल सा इसके नाम से ही ध्यान दिला देगा कि इसमें एक एमीन समूह होता है, एमीन समूह NH2 समूह, अम्ल में COH हो गया, तो ये कहलाया अमीनो अम्ल। अब यदि ये अम्ल का गुण होता है कि H+ का त्याग करना और क्षार का गुण होता है H+ को ग्रहण करना, यानी कि हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करना, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन का त्याग करना। तो आयन के रूप में अगर इसकी संरचना को बनाया जाए तो ये हो जाएगा NH3+। जैसे कि यहाँ पे NH2 है, अब NH3 जब प्लस हुआ तो यहाँ पे NH3 जब हुआ तो एक प्लस चार्ज हो गया। आपको पता है कि नाइट्रोजन अधिकतम जो 4 संयोजकता को दर्शाता है अमोनियम आयन के रूप में, तो वही है NH3+।
NH4 प्लस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक बंध बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे देखिए NH2 है तो यहाँ पर है NH3 प्लस, एक हो जाएगा COO माइनस, प्लस हो गया COO पर हाइड्रोजन निकला तो ये हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया H और यहाँ पे हो गया R, जो कहते हो यहाँ पे प्लस हुआ यहाँ पर माइनस। अब अगर कोई यौगिक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को दर्शाता है तो उसको कहा जाता है ज्विटर आयन। इसको अब क्या कहेंगे? ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। तो आपसे क्वेश्चन के रूप में एक आपके असाइनमेंट में भी दिया गया है कि क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल क्या है। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन का मोनोमर इकाई है, यानी एकलक इकाई है, जिसमें एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। आप संरचना भी बना सकते हैं, असाइनमेंट में भी ये संरचना बना हुआ है, लेकिन मेन आप इस पर ध्यान देकर आप संरचना को बना लेंगे। अब उस क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है। अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। तो ध्यान दें, आवश्यक अमीनो अम्ल हम किसको कहेंगे? कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिसका संश्लेषण हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। अब जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें वो अमीनो अम्ल उपस्थित होना चाहिए। तो जिसको भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, क्योंकि इसका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। आप जस्ट उसके उल्टा सोच कर देखें, ये पहला हो गया आवश्यक, दूसरा हो गया अनावश्यक। अनावश्यक मतलब इसकी आवश्यकता तो है नहीं। क्यों नहीं है? इसका मतलब हुआ कि वैसे अमीनो अम्ल जिसको भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका संश्लेषण हमारे शरीर में अपने आप होता रहता है, हमारा बॉडी उसका संश्लेषण करता रहता है, तो उसको कहेंगे अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब ये दोनों अमीनो अम्ल जो होते हैं, दोनों मिलाकर कुल हमारे शरीर में, बॉडी में 20 अमीनो अम्ल हैं, जिसमें से 10 जो हैं आवश्यक अमीनो अम्ल हैं और 10 जो हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 अमीनो अम्ल। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देता है कि आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है, निम्न में से अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है। तो अगर एक आप याद रखेंगे तो बाकी जो बच गया वो क्या हो गया? अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल को आप जरूर ध्यान रखें। अब आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है इसको आप यहां पर ध्यान दें। एक संट, हम किसको ध्यान करने के लिए कह रहे हैं? आवश्यक को। आवश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल के लिए एक सेंटेंस ध्यान रखिएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छे से पकड़ में आ जाए। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, उसके लिए मैं सेंटेंस दे रहा हूं, लीव ला आइसो, लीव लाइसो वेलिन, वेलिन ट्री फेनो मेथा थ्रियो, थ्रियो। पहले ये 8 ऐसे हैं, 2 को थोड़ा सा हम लोग अलग कैटेगरी में रखेंगे। टोटल आवश्यक अमीनो अम्ल 10 हैं, लेकिन छोटे बच्चों में 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। हम लोग वयस्क हो गए हैं, जैसे वयस्क में छोटे बच्चों जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें 2 और अमीनो अम्ल का संश्लेषण नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है कि 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। जब बॉडी में संश्लेषण नहीं होगा तो 10 को लेना पड़ेगा, लेकिन अभी आप लिखे हैं 8। 8 ये कौन से हैं? 2 क्यों मैं अलग किया हूं अभी हम लोग आगे उस पर बात करेंगे। पहले ये 10, ये जो 8 हैं इसको आप लोग जान ले कौन कौन है। जैसे ल्यूस शब्द है तो ल्यूस से ल्यूसीन, इस सेंटेंस को बाबू 1-2 बार आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। पहला हो गया ल्यूसीन, दूसरा जो है ला है, ला से लाइसिन,
एक ही जैसा नाम है, लाइसिन। तीसरा है आइसो। आइसो का मतलब हो गया आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। चौथा जो हो गया वेलिन, वेलिन। ट्री से नंबर 4 पे हो गया ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। 5 हो गया फेनिल एलैनिन, इसका नाम है फेनिल एलैनिन, एलैनिन। मेथा से मेथियोनिन, मेथियोनिन। और 7 नंबर पे है मेथाथ्रियोनिन। यहाँ पे 5 नंबर है बाबू, 5, ये 6, ये 7, ये 8 नंबर पे आप देख रहे हैं थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। ये जो अभी आप लोग ये 8 तक देख रहे हैं, आप लोग ये नाम पहले तो ल्यू लाइसोवेलिन ट्रिफेनो मेथाथ्रियो, ये शब्द पहले आप 2-4 बार जरूर बोल कर पढ़िएगा, इसके बाद 2-4 बार लिख लीजिएगा, ताकि अगर ये प्रॉपर रूप से ये नाम नहीं भी ध्यान आए तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो आप लोग वहाँ पर इस ऑप्शन को पहचान लेंगे कि कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ट्रिप्टोफेन, फेनिल एलैनिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, जो यहाँ पे प्रॉपर रूप से लिखा गया आप इसी को नोट कीजिएगा। आपके असाइनमेंट में कुछ नाम में टाइपिंग में अगर मिस्टेक हो गया हो तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इसी के अनुसार नाम है। अब बाबू जो 2 अलग हैं उसको मैं क्यों अलग कह रहा हूं, अभी हम इसी पर बात करेंगे। 9 नंबर है आर्जिनिन, आर्जिनिन। और 10 नंबर है हिस्टाडिन, हिस्टाडिन। ये जो 2 अभी मैं लिखा हूं, ये हम लोग वयस्क में इसका संश्लेषण होने लगता है, तो जब होने लगा तो भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन छोटे बच्चों में ये 8 तो है ही, साथ में इन 2 का भी संश्लेषण नहीं होता है। तो छोटे बच्चों में, किसमें, छोटे बच्चों में कुल आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या ये तो 8 हैं ही, ये 2 भी हैं, तो टोटल हैं 8 + 2 = 10। लेकिन वयस्क में, जैसे हम लोगों में, वयस्क में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या केवल इतना है, यानी 8 है। ये जो 2 हैं इसका संश्लेषण होने लगता है, तो इनकी संख्या अगर वयस्क में पूछा जाए आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या तो 8, छोटे बच्चों में पूछा जाए तो 10। लेकिन अगर क्वेश्चन न बच्चों का नाम ले न वयस्क का नाम ले, तो उस स्थिति में आपको पूछा जाए कि आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो आपको 10 ही बताना है, 8 नहीं बताना है। अलग से क्वेश्चन पूछ दे कि वयस्क में कितना होता है, तभी 8 करना है, वरना आपको हमेशा कौन सा ऑप्शन करना है, 10। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वहां पर है कि निम्न में से कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में हम लोग जाने, इसके अलावा जो बच गया वो सब अनावश्यक हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे सामान्य अमीनो अम्ल कौन सा होता है। यहाँ पे सबसे सामान्य अमीनो अम्ल, सबसे सामान्य अमीनो अम्ल, तो सबसे सामान्य अमीनो अम्ल होता है ग्लाइसिन। कौन सा, ग्लाइसिन। क्यों सामान्य इसको कहा गया, क्योंकि अगर इसकी हम संरचना को ड्रॉ करें तो कार्बन 4 बंध बनाता है, और चारों बंध में यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर है NH2, यहाँ पर है COOH, यहाँ पर H, लेकिन यहाँ पर तो R होता है, एल्किल समूह। लेकिन ग्लाइसिन एक ऐसा है कि यहाँ पर भी होता है H। अब H से
एच से आसान कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पर, इसलिए इसको कहा जाता है सबसे सामान्य अमीनो अम्ल। दूसरा जो इसमें एक पॉइंट आपके असाइनमेंट में है वो है कि अम्लीय अमीनो अम्ल कौन सा है। यहाँ पर दिया गया है अम्लीय अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। तो अम्लीय अमीनो अम्ल की जब बात आती है तो हालांकि सीधे अमीनो अम्ल में तो अम्ल नाम है ही, लेकिन वहां पे ध्यान दें कि एमीन समूह उसको उदासीन कर देता है। लेकिन अमीनो आपसे अम्लीय पूछ दे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो उसका नाम है ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। तीसरा एक पॉइंट पूछा गया है कि उदासीन, उदासीन अमीनो अम्ल कौन सा है, उदासीन अमीनो अम्ल कौन सा है। तो उदासीन अमीनो अम्ल जो है वो है वेलिन, वेलिन। आपको ध्यान होगा कि ये एक प्रकार से आवश्यक अमीनो अम्ल में इसका नाम आया था, लेकिन ग्लूटामिक अम्ल का नाम उसमें नहीं आया था। तो इसका मतलब क्या है, ग्लूटामिक अम्ल एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। यहाँ पर नाम आया था ग्लाइसिन, जो कि सबसे सामान्य अमीनो अम्ल है, ये भी एक प्रकार से अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ग्लूटामिक अम्ल भी अनावश्यक अमीनो अम्ल है, लेकिन उदासीन जो वेलिन लिखा गया है ये एक आवश्यक भी अमीनो अम्ल के नाम के अंतर्गत है। अगला जो है क्षारीय, क्षारीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल। तो क्षारीय अमीनो अम्ल के अंतर्गत जो है वो है लाइसीन। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे सभी पॉइंट, लाइसीन क्षारीय अमीनो अम्ल कौन सा है, लाइसीन, लाइसीन। उदासीन हो गया, अम्लीय हो गया, अम्लीय हो गया ग्लूटामिक, सबसे सामान्य हो गया ग्लाइसिन, अम्लीय हो गया ग्लूटामिक, उदासीन हो गया वैलिन, क्षारीय हो गया लाइसिन। तो यहां तक के अभी आप लोग असाइनमेंट के प्रारूप को भी एक बार शुरुआत से देख लीजिए। जैसे हम लोग प्रोटीन देख रहे थे, तो यहां तक के भाग को हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग असाइनमेंट में जो भी पॉइंट बताया गया है, एक बार अपने असाइनमेंट को अब पढ़िए। प्रोटीन यहां पे हेडिंग है, प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक बहुलक है, प्रोटीन एक बहुलक है जिसका मोनोमर इकाई अमीनो अम्ल होता है। अब यहाँ पे अमीनो अम्ल जब बता दिया गया तो अमीनो अम्ल है क्या, इसके बारे में हेडिंग है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, अपने असाइनमेंट में भी इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा कि अमीनो अम्ल क्या है। आवश्यक अमीनो अम्ल, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं। तो अमीनो अम्ल सामान्यतः प्रोटीन का मोनोमर इकाई है, अभी हम लोग देखे थे, जिसमें एमीन समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह, एमीन समूह यानी NH2, कार्बोक्सिलिक समूह यानी COH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। अमीनो अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल, वैसे अमीनो अम्ल जिसे भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता पड़ती है उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, क्योंकि इसका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल, वैसे अमीनो अम्ल जिसको भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अब ये ग्लाइसिन, टाइरोसिन इत्यादि, अब इसकी हम संरचना तो अभी बनाए थे, आप लोग अभी देखे हैं कि कार्बन जो है एक तरफ NH2 से, दूसरी तरफ COH, एक H एक R से, अगर इसी पर प्लस चार्ज हो जाए, एक तरफ माइनस चार्ज हो जाए तो इसको कहते हैं ज्विटर आयन। इसके अलावा हम लोग आवश्यक अमीनो अम्ल भी यहाँ पर देख चुके हैं। कुल अमीनो अम्ल की संख्या यहाँ पे, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10 है। यहाँ पर देखें, जैसे आवश्यक अमीनो अम्ल के लिए कोड में दिया था लीव लाइसोवेलिन ट्रिफेनोमेथाथ्रियो, लीव से ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ट्रिप्टोफेन है, फेनिल एलाइनिन। आप लोग अगर टाइपिंग मिस्टेक होगा तो जैसे बोर्ड पे लिखा गया था उसके अनुसार लिख सकते हैं, फेनिल एलाइनिन, मेथियोनिन है, ये मेथियोनिक लिखा है, मेथियोनिन है, थ्रियोनिन है, यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। आपके जो अभी बोर्ड पे लिखे थे वो सब कुछ उसी रूप में लिखेगा।
आर्जिनिन और हिस्टाडिन। छोटे बच्चों में आर्जिनिन और हिस्टाडिन का संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए छोटे बच्चों में कुल आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 8 + 2 10 है, परंतु वयस्क में आर्जिनिन और हिस्टाडिन का संश्लेषण होने लगता है, इसलिए वयस्क में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 8 + 0 = 8 है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर वयस्क कह के पूछे तभी आप 8 लिखिएगा। अगर अलग से पूछ दे कि आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है तो आपको हमेशा 10 ही लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सबसे सामान्य अमीनो अम्ल ग्लाइसिन हो गया, अम्लीय कौन सा हो गया ग्लूटामिक अम्ल, क्षारीय कौन सा हो गया लाइसिन, उदासीन कौन सा हो गया वेलिन, सल्फर युक्त, हाँ एक छूटा आता सल्फर युक्त, तो सल्फर युक्त में आ जाता है सेरीन, सेरीन और मेथियोनिन, मेथियोनिन, सेरीन और मेथियोनिन। तो यहां तक तो हम लोग देखे अमीनो अम्ल क्या है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन आपको शुरुआत में ही बताया गया कि प्रोटीन एक बहुलक है। शुरुआत में इसी पॉइंट से हम शुरुआत किए थे कि प्रोटीन एक बहुलक है जो कई अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच पेप्टाइड बंध होता है। यानी कि ये यदि अमीनो अम्ल आपस में जुड़ रहे हैं तो कई इसमें, ये क्या है एमिनो एसिड, A.A से हम इसको दर्शा रहे हैं, A.A से। ये जो बंध है कौन सा बंध है, पेप्टाइड बंध। तो कई पेप्टाइड बंध बन गए, एक बन गया, दो बन गया, तीन, चार, तो कई जब बन गया तो इसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी कहते हैं। चूंकि प्रोटीन एक बहुलक है जिसका मोनोमर इकाई अमीनो अम्ल है, अर्थात जब कई अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बोर्ड में आपसे क्वेश्चन है कि रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन तथा रेशेदार को इंग्लिश में कहा गया है फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन तथा गोलाकार, गोलाकार यानी ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या अंतर है। तो देखिए बाबू, अगर कोई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, मैं यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाया, एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये है, ये एक 2 नंबर पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। यदि ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक रेखीय क्रम में, इनके बीच हाइड्रोजन बंध बन गया, ये क्या है हाइड्रोजन बंध। यदि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हाइड्रोजन बंध द्वारा एक रेखीय क्रम में जुड़े, देखिए एक रेखीय क्रम में जुड़े होते हैं तो जो प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं रेशेदार, रेशेदार। इस प्रोटीन को क्या कहेंगे, रेशेदार प्रोटीन, जिसका एग्जाम्पल है जैसे हम लोगों का जो बाल है, बाल, नाखून, केराटिन प्रोटीन होता है जो कि हम लोग किस में पाया जाता है, बाल में, नाखून में इत्यादि जो हो गए, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रेशेदार प्रोटीन का, रेशेदार प्रोटीन का। दूसरा जो इसमें पूछा गया है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन हम किसको कहेंगे, यदि 2 अमीनो अम्ल की श्रृंखला है, जैसे ये एक हो गया नंबर 1, दूसरा अमीनो अम्ल हो गया इस रूप में जुड़ा हुआ है, ये दूसरा अमीनो अम्ल, दूसरा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, और इनके बीच ये हाइड्रोजन बंध बन गया, पहला और दूसरा। यदि 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बीच हाइड्रोजन बंध के द्वारा गोलाकार प्रोटीन बनता है तो उसे कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जब 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा गोलाकार संरचना बनाते हैं तो उसे कहते हैं गोलाकार प्रोटीन, जिसका उदाहरण है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन,
अब ये नाम ध्यान रखिएगा, एल्ब्यूमिन जो है गोलाकार का उदाहरण है, जो कि किस में पाया जाता है, तो अंडा तथा दूध में। आप देखेंगे कि बॉयल अंडा हो और दूध का जो रंग है वो दोनों का लगभग समान होता है कलर। वो किसके कारण से होता है, एल्ब्यूमिन के कारण से। तो एल्ब्यूमिन किसका उदाहरण हो गया, गोलाकार प्रोटीन का। जो किरेटिन हो गया, जो कि बाल और नाखून इत्यादि हैं, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रेशेदार का। इसमें रेखीय संरचना बना है रेशा के जैसा, और गोलाकार संरचना बन गया, हाइड्रोजन बंध से ही जुड़ा हुआ है, तो वो हो गया गोलाकार प्रोटीन। और ये हो गया एल्ब्यूमिन, इसका एग्जाम्पल उसका हो गया किरेटिन, अंडा और दूध में ये पाया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर असाइनमेंट में देखेंगे। प्रोटीन, प्रोटीन का मोनोमर इकाई अमीनो अम्ल है। अर्थात जब कई अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐसे गोला गोला करके किए थे, यहाँ पे इस रूप में लिखा गया, ये अमीनो अम्ल आपस में ये जो बंध है, कौन सा बंध है, तो पेप्टाइड बंध। तो कई पेप्टाइड बंध बने, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार को यहाँ पे ग्लोब्यूलर कर दीजिएगा, ग्लोब्यूलर। तो वैसे प्रोटीन जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध तथा सल्फाइड बंध द्वारा एक रेखीय क्रम में जुड़े होते हैं, तो उन्हें रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। जैसे किरेटिन रेशा में है, ऊन में है, नाखून में है, बाल में है, और गोलाकार प्रोटीन। वैसे प्रोटीन आपके पास असाइनमेंट भी दिया गया है, तो उस असाइनमेंट को भी पढ़ सकते हैं। वैसे प्रोटीन जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक वृत्ताकार संरचना के रूप में जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं गोलाकार प्रोटीन। जैसे एल्ब्यूमिन, ये कहाँ पे पाया जाता है, दूध में, अंडा में और ब्लड में। अब एक लास्ट प्रोटीन का टॉपिक है कि संरचना के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। तो अगर संरचना के आधार पर देखा जाए तो इसे 4 अलग अलग समूह में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन और चतुर्थक प्रोटीन। नाम से ही 4 हैं, तो आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे, 4 है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक, चौथा है चतुर्थक। अब एक एक को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्राथमिक किसको कहेंगे, द्वितीयक किसको कहेंगे, तृतीयक। ध्यान देना बाबू। जैसे यहाँ पर हम प्राथमिक प्रोटीन, केवल संरचना को देखना है, प्राथमिक प्रोटीन। तो प्राथमिक प्रोटीन में क्या होता है, यदि वैसे प्रोटीन जिसमें अमीनो अम्ल एक सीधी श्रृंखला में केवल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा हो, देखिए सबसे सिंपल संरचना, एक रेखीय क्रम में जुड़ा है, तो इसको कहेंगे प्राथमिक प्रोटीन। इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक। कौन सा बंध के द्वारा, तो ये है कौन सा बंध, पेप्टाइड बंध। तो वैसे प्रोटीन जिसमें अमीनो अम्ल एक सीधी श्रृंखला में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक प्रोटीन। अब यहां पे देख लेते हैं द्वितीयक प्रोटीन। द्वितीयक प्रोटीन दूसरे नंबर पे, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब द्वितीयक प्रोटीन में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन बंध बन जाता है। पेप्टाइड बंध तो रहेगा ही, हाइड्रोजन बंध भी आ जाएगा। और हाइड्रोजन बंध, जैसे यहाँ पे अमीनो अम्ल बना हुआ है, तो आप इसको मान लीजिए कि ये पहला अमीनो अम्ल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से आगे भी है। तो पहला और चौथे अमीनो अम्ल के बीच हाइड्रोजन बंध बन जाता है। इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध किसके बीच बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
फोन के बीच, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। तो आप जानते हो कि एमीन समूह है तो नाइट्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन भी है, और कार्बोक्सिलिक समूह है तो COOH है, उसमें भी ऑक्सीजन है। तो एक आकर्षण बल लग जाता है किसके किसके बीच, पहला और चौथे के बीच। जैसे ही आकर्षण बल लगेगा तो ये कुछ घुमावदार संरचना, कुंडलित संरचना बना लेगा, और वो कुंडलित संरचना कुछ इस रूप में बनते जाएगा। आपको असाइनमेंट में ये फ्रेश फिगर नहीं दिखेगा तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट पर ध्यान देंगे। ये आकर्षण बल के कारण ऐसा घूम गया है। तो ये पहला और यहाँ पर है 4 नंबर, तो इसके बीच हाइड्रोजन बंध बन गया है। ये क्या है, हाइड्रोजन बंध। तो इस हाइड्रोजन बंध के कारण ये कुंडलित संरचना बन जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है द्वितीयक संरचना। अब द्वितीयक संरचना दो प्रकार के, हम द्वितीयक तो हम सीधे बताए कि पेप्टाइड बंध के साथ साथ यदि उसमें हाइड्रोजन बंध हो जाता है तो एक कुंडलित संरचना बनता है, जिसको कहते हैं द्वितीयक प्रोटीन। अब द्वितीयक प्रोटीन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। द्वितीयक प्रोटीन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, तो एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। अब अल्फा जो अभी आप संरचना बनाए हैं कि पहले और चौथे के बीच आकर्षण बल के कारण एक कुंडलित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना है, तो इसको कहेंगे अल्फा हेलिक्स। और जब ऐसा ही श्रृंखला, जैसे ये अल्फा हेलिक्स हो गया, जब दो अल्फा हेलिक्स या दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हों, जैसे इनके बीच ये हाइड्रोजन बंध इस रूप से बन जाए, तो ये हो गया बीटा हेलिक्स। आप ये अलग से संरचना बना लीजिएगा, आपके असाइनमेंट में स्पष्ट रूप से नहीं है। तो ये हो गया अल्फा हेलिक्स, ये हो गया बीटा हेलिक्स। इसमें भी जो ये है ये हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध। तो ये अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, इसमें पेप्टाइड बंध के साथ साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन बंध। ये क्या है, हाइड्रोजन बंध है। कोई दिक्कत, तो ये हाइड्रोजन बंध जब एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बना है तो अल्फा हेलिक्स, जब दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बीच हाइड्रोजन बंध बन गया है जैसा कि ये बना हुआ है, तो इसको कहेंगे बीटा हेलिक्स। अब आ जाइए तृतीयक प्रोटीन। तृतीयक प्रोटीन। अब तृतीयक प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बहुत सारे बंध बन जाते हैं। एक तो रहेगा ही पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध, उसके साथ में हाइड्रोजन बंध हो गया, हाइड्रोजन बंध हो गया, साथ में सल्फाइड बंध हो गया, सल्फाइड बंध, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। जब इतने सारे बंध उसमें उपस्थित हो जाएंगे तो यह एक अत्यंत कुंडलित संरचना, कुछ इस प्रकार से उलझे हुए धागे के समान संरचना बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं तृतीयक प्रोटीन। वैसे प्रोटीन जिसमें पेप्टाइड बंध के साथ साथ हाइड्रोजन बंध, सल्फाइड बंध, सहसंयोजक बंध इत्यादि उपस्थित हो तो एक अत्यंत कुंडलित संरचना बनता है, उसे कहते हैं तृतीयक प्रोटीन। यह किस चीज की संरचना है, तृतीयक प्रोटीन की। एक लास्ट है चतुर्थक प्रोटीन। 4 नंबर पे कौन है, चतुर्थक प्रोटीन। अब चतुर्थक प्रोटीन में तो ये सारे बंध होंगे ही, लेकिन जब दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विभिन्न प्रकार के बंधों द्वारा आपस में उलझ गई हों, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, साथ में इसी रूप से ये भी आपस में एक ग्रीन वाला पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, एक ये है, दोनों आपस में उलझ गए हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, तब जो प्रोटीन बनता है वो है चतुर्थक प्रोटीन। तो बच्चों यहां तक था आपके प्रोटीन के प्रकार। आइए आप लोग असाइनमेंट में भी इसको हम लोग देख लेते हैं।
देखिए, जो आप लोग को असाइनमेंट दिया गया है उसका है ये, संरचना के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। प्राथमिक प्रोटीन वैसे प्रोटीन जिसमें अमीनो अम्ल एक रेखीय क्रम में, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मेन पॉइंट है, एक रेखीय क्रम में जुड़े हों उसे प्राथमिक प्रोटीन। जैसे ये आप केवल एक रेखीय क्रम में बना दिए तो ये क्या हो गया, प्राथमिक प्रोटीन। द्वितीयक प्रोटीन वैसे प्रोटीन जिसमें पेप्टाइड बंध के साथ साथ हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण कुंडलित संरचना बनती है, उसे द्वितीयक प्रोटीन कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में इसमें हाइड्रोजन बंध प्रथम और चौथे अमीनो अम्ल के बीच बनता है। अब इसका संरचना यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, तो अल्फा हेलिक्स का संरचना आप लोग, चूंकि सीट में स्पष्ट नहीं है तो आप इसको इस रूप में बना लीजिएगा, यहाँ पे पहला और चौथा के बीच हाइड्रोजन बंध दर्शा दीजिएगा। बीटा हेलिक्स, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसा कि इसके पहले आप लोग यहाँ पर देखे हुए हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया द्वितीयक बीटा हेलिक्स, ये हो गया अल्फा हेलिक्स। यहाँ पे कहा गया तृतीयक प्रोटीन, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में कौन कौन से बंध, हाइड्रोजन बंध, सल्फाइड बंध, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध बनने के कारण आपस में उलझ जाती हैं, एक उलझे हुए धागे के समान संरचना बना लेती है, तो उसे कहते हैं तृतीयक प्रोटीन। चतुर्थक प्रोटीन, जब दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यहां पर ध्यान देना, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो गया, एक दूसरा ये हो गया, दोनों आपस में बहुत ज्यादा उलझ गए हैं, तो जो संरचना बनेगा तो उसे कहते हैं चतुर्थक प्रोटीन। तो थैंक यू बच्चों, यहाँ तक हम लोग जो देखे पूरा प्रोटीन के भाग को, जो आप लोग को केमिस्ट्री भाग में पढ़ना है, इस भाग को देखे हैं। तो प्रोटीन के बाद हम लोग न्यूक्लिक अम्ल का एक अलग हम सेशन कर देंगे, पहले आप प्रोटीन तक अच्छे से देख लीजिएगा।